Studios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about very important topic ankylosing spondylitis. तो डे 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं पीटी मैनेजमेंट ऑफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। डे 1 में हमने रिमोटॉइड अर्थराइटिस का पीटी मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं पीटी मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं हम एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मैनेजमेंट। उससे पहले हम आपको बता रहे थे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअल में होता क्या है। जिसे हम एएसपी बोलते हैं, एक बहुत क्रोनिक प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है सैक्रोइलियक जॉइंट पे। एंड देखने को आपको मिल सकता है स्पाइन पे, हिप पे एंड नी एंड मैनिब्रियम स्टर्नी पे। बट मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होता है हमारा एसआई जॉइंट होता है। तो इसका जो कॉज होता है अननोन है, बट एक हमारा जेनेटिक मार्क होता है, जैसे जिसे बोलते हैं HLA-V27। मीन्स 85% केसेस में अभी तक हमें HLA-V27 का ही जेनेटिक मार्क मिला हुआ है। तो इसलिए हम इसका एग्जैक्ट कॉज तो अभी नहीं पता है, पर 85% केस में HLA-V27 ही मिलता है। कॉमन क्या होता है, कॉमन ही यंग पेशेंट में देखने को मिलता है। यंग मेल पेशेंट में 10 रेशियो का 1 रेशियो होता है, मीन्स 10 रेशियो मेल एंड 1 रेशियो होता है ओनली फीमेल का। तो ये इसकी जो प्रॉब्लम इसमें क्या हो जाती है कि हमारा जो एसआई जॉइंट होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया या हमारे स्पाइन, हिप, नी जॉइंट हो गया, तो मोस्ट कॉमन वहाँ पे देखने को मिलता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इनिशियल स्टेज में क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे साइनोवाइटिस हो जाता है। मीन्स जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, जो उसका कार्टिलेज होता है धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाता है। मीन्स वहाँ पे हमें देखने को मिला कि बोन है जो फ्यूज़ हो गई है, हमारी वर्टिब्रा है वो फ्यूज़ हो गए हैं। बोनी एंकोलाइसिंग देखने को मिलता है। तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी होते हैं। मैं आपको बता देती कि सर्वाइकल पे भी देखने को मिलता है, कभी-कभी थोड़े-से स्पाइन पे भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इसमें बस यही होता है कि पेशेंट को जो मेन कंप्लेंट रहती है, जो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट होती है कि वो उसको होती है पेन होना, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, पेन बैक में एरिया पे रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर पेशेंट का असेसमेंट लेते हैं, जिसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यदि टेस्ट वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो मीन्स येस डायग्नोज कर लिया आपने कि इसे एएसई है। मीन्स जैसे कि फ्लीस टेस्ट हो गया, चेस्ट मेजरमेंट हो गया, पम्प हैंडल टेस्ट होता है एंड एक होता है हमारा पेल्विक कंप्रेशन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सपेंशन टेस्ट भी आप कर सकते हैं, एसएलआर टेस्ट कर सकते हैं, फीवर टेस्ट होता है, नी वेंडर टेस्ट होते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं एएस के लिए। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसकी कंप्लेन इस टाइप की है कि उसे ऐसे जॉइंट पे पेन हो रहा है और स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, तो आप वहाँ पे आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। एंड देन उसके बाद ही आप मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन भी कर लेनी है, एक्सरे एमआरआई देख लेना है पेशेंट का। ओके, मैनेजमेंट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस। क्या क्या गोल होते हैं, जैसे कि पेशेंट की कंप्लेन है कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो गोल होगा कि पेन को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है पेशेंट के पेन को। तो ये हमारा गोल हो गया। पेशेंट की जो कंप्लेन है कि वो उसे स्टिफनेस हो रही है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई भी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी लाइक कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाए, तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंप्लेन हमारा जो गोल होगा, मेंटेन मोबिलिटी ऑफ अ जॉइंट अफेक्टेड लाइक अ स्पाइन, हिप, थॉरिक्स एंड अ शोल्डर। ठीक है, कोई डिफॉर्मिटी हो गई है लाइक जो स्पाइन पे प्रॉब्लम हो गया है, बेंट हो गया है, पेशेंट स्टूप पोस्चर हो गया है, लाइक स्पाइन पे आपको लॉर्डोसिस काइफोसिस देखने को मिल रहा है सर्वाइकल एरिया पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो उसको हमारा एक गोल हो जाता है कि प्रिवेंट करना है, कोई भी डिफॉर्मिटी है उसे करेक्ट करना है, चेस्ट एक्सपेंशन कराना है वाइटल कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि पेशेंट का यहाँ पे क्या होता है कि मोबिलिटी नहीं कर पाता है पेशेंट, और थॉरेसिक एरिया पे आपको देखने को मिलेगा कि चेस्ट एक्सपेंशन नहीं कर पाता है। इसलिए हमें यहाँ पे हमारा जो गोल रहना चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पोस्चर करेक्शन एंड मेंटेन एंड इम्प्रूव फिजिकल एंड्योरेंस, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि मसल्स स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम होता है, तो धीरे धीरे मसल्स हमारी वॉस्टिंग हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, डिफॉर्मिटी की वजह से, पेन की वजह से। तो इसलिए हमें मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कराना है। कुछ डेली एक्टिविटीज़ मीन्स आप एडवाइस दे सकते हो पेशेंट को। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गोल के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट। तो फर्स्ट जो हमारा गोल था, तो रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो फर्स्ट जो एक्यूट कंडीशंस होती है, उस एक्यूट कंडीशंस में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि उस एरिया पे इन्फ्लेमेशन है। यदि आपके पास पेशेंट एक्यूट फेज में आ रहा है, तो इन्फ्लेमेशन है, तो आपका जो मेन गोल होगा इन्फ्लेमेशन को कम करना, पेन को कम करना। तो आप पेन को कम करने के लिए यहाँ पे मॉडलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम पेन को मेनली पेन को कम करने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। तो टेंस क्या करता है कि हमारे पेन किट मैकेनिज्म पे वर्क करता है। ये हमारे मैकेनो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है और पेन रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है। तो जिससे कि पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। जिसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन, कितना फ्रीक्वेंसी, कितना इंटेंसिटी करंट देना है, वो आपको मेंशन करना होता है। तो टाइम जो हमारा रहेगा वो 10 टू 15 मिनट्स रहेगा ओवर जो पेनफुल एरिया है, जो भी पॉइंट्स है वहाँ पे। आप पेन को कम करने के लिए यहाँ कायरोप्रैक्टिस भी ट्रीट कर सकते हैं, जो कि पेशेंट को पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। नेक्स्ट है हॉट फॉर्मेंटेशन। क्या होता है कि एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेशेंट होता है वो आपके पास एक्यूट फेज में आएगा ही नहीं। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपके पास पेशेंट एक्यूट फेज में ही मिल जाए। क्रोनिक फेज हो जाता है तभी पेशेंट आते हैं। तो क्रोनिक फेज है तो यहाँ पे हम हॉट फॉर्मेंटेशन का यूज़ करेंगे। यदि एक्यूट फेज जो पेशेंट आ रहा है तो आप क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे। तो हॉट फॉर्मेंटेशन में जैसे कि आप हमारे पास जो मॉडलिटीज़ है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं।
जो इंफ्रारेड लैंप होता है या हाइड्रोकोरेटल पैक्स मीन्स हॉट पैक होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के पेन को कम करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हॉट जो हीट होती है वो क्या करती है, हमारी मसल्स को रिलैक्स करती है, पेन को कम करती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देती है, जिससे कि जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, क्योंकि पेन के मैकेनिज्म पे ये काम करते हैं। तो हमारे जो थर्मल नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट होती है और नोसी रिसेप्टर है वो इनहिबिट हो जाते हैं। और क्या करता है, हमारा इंफ्रारेड लेंस मसल स्पैज़म को भी कम करता है। तो ये हम जो प्लेस करते हैं अपर बैक और सर्वाइकल रीजन मीन्स जहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है, उस एरिया पे आप इसे अप्लाई करेंगे। टाइम का ड्यूरेशन क्या रहेगा, 10 मिनट्स गिवन एट ऑल पीटी सेशन मीन्स जितना ट्रीटमेंट आप जब भी एक सेशन ले रहे हो तो 10 मिनट्स आपको ट्रीट करना ही करना है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं क्रायोथेरेपी का। क्रायोथेरेपी जो होती है मोस्टली हम एक्यूट फेज में देते हैं, एक्यूट स्टेज में देते हैं पेशेंट को। क्यों एक्यूट स्टेज में देते हैं, क्योंकि एक्यूट स्टेज में आपको देखने को मिलता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पेन है। तो एक्यूट फेज में हम इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं, स्वेलिंग पेन को कम करने के लिए, मसल स्पैज़म को कम करने के लिए हम क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं चेस्ट एक्सपेंशन। जो हमारा गोल था चेस्ट एक्सपेंशन एंड वाइटल कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना, तो उसके लिए हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा गोल होता है चेस्ट एक्सपेंशन और वाइटल कैपेसिटी है जो पेशेंट की बहुत अच्छी मतलब इंप्रूव रहे, क्योंकि बहुत सारे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो जाती है यदि हम ध्यान नहीं देंगे पेशेंट के वाइटल कैपेसिटी पे, तो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन तक पेशेंट बेड रिडन है, मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या कराएंगे आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अपेक्सल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, डायफ्रैगमेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, लेटरल कॉस्टल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे। ये एक्सरसाइज आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये ब्रीदिंग क्या करती है, ये रिलैक्स करते हैं पेशेंट को, उसके लंग वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। मोस्टली हम चेस्ट एक्सपेंशन पे काम कर रहे हैं, तो पेशेंट को आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि घर पे आप एक टॉवल का यूज़ करके चेस्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं, खुद से ही सेल्फ कर सकते हैं। और जब आपके पास पेशेंट आ रहा है आपकी क्लिनिक पे, तो पेशेंट को आप कराइएगा और सजेस्ट करेंगे घर के लिए भी, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट करेगा, चेस्ट एक्सपेंशन करेगा, उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो पेशेंट के जो कंडीशंस है, पेशेंट को एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसे सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझाइए। उसे आपको बताना होगा कि यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो क्या क्या आपके हार्मफुल हो सकता है, धीरे धीरे आप जो आपकी एडियल एक्टिविटीज़ हैं धीरे धीरे लॉस हो सकती हैं, तो आपको पेशेंट को बताना होगा, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता होता है कि फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस क्या है उसकी प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, तो पेशेंट एजुकेशन देना मस्ट होता है। नेक्स्ट इज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। तो इस इंसेंटिव स्पायरोमेट्री में एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, मीन इंस्पायटी और एक्सपायटी फेज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग करेंगे आपको जितनी आपकी चेस्ट जो मसल्स होती है, तो इसी के एरिया की जो मसल्स होती है, लाइक जो पेक्टोरल्स मेजर स्ट्रेचिंग जो कि चेस्ट एक्सपेंशन में हेल्प करती है। जो स्ट्रेचिंग की आपको जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो थोड़ी देर के लिए आपको होल्ड रखना होता है, तो 15 to 30 सेकंड के लिए आप होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर से रिपीट करेंगे। तो एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स कितनी देर आपको एक्सरसाइज करानी है। ट्रंक जो होता है ट्रंक के एरिया की एक्सरसाइज कराएंगे, मोबिलिटी एक्सरसाइज जैसे कि अपर एंड लोअर टंग रोटेशन एक्सरसाइज कराएंगे, लेटरल टंग बेंडिंग, कैट एंड कैमल एक्सरसाइज कराएंगे, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ओके, आगे हम उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। हमने मसल्स के थोड़ा बहुत स्ट्रेंथनिंग के बारे में पढ़ लिया, हम समझते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो हेड क्या होता है, ऐसा ही जॉइंट वाले जो पेशेंट होते हैं, तो उनकी जो अपर अपर बैक एरिया होता है, हेड होता है, नेक एरिया होता है, धीरे धीरे यहाँ की मसल्स होती है वो धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है। स्टिफ हो जाती है इसलिए इनकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। तो इस स्टिफनेस को कम करने के लिए हम स्ट्रेचिंग कराते हैं, और हम कुछ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम स्टैटिक एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं। तो कौन कौन सी मसल जो स्टिफ होती है उनके बारे में समझते हैं। हेड की, नेक की, शोल्डर गर्डल, थॉरेसिक, लंबर स्पाइन, पेल्विस, हिप, नी, एंकल जॉइंट एज दे बिकम स्टिफ एंड कॉन्टेक्चर कैन अकर इन अ मसल्स इन अ सीवियर स्टेज। जब हमारा स्टिफनेस बहुत सीवियर स्टेज में चला जाता है तो हमें इन सारी मसल्स पे वर्क करना होता है। तो हम यहाँ पे से स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराते हैं 30 सेकंड के लिए, जो रिपीटेशंस रहेंगे 3 टाइम रिपीटेशन रहेंगे हर एक सेशन में। ओके, 3 टाइम रिपीटेशन करना है आपको, कुछ देर के लिए होल्ड रखना है, 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। तो ये आपको स्ट्रेचिंग करानी ही करानी होती है। एक सीवियर कंडीशन का पेशेंट होता है जब उसकी मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। मसल्स सच एज ऑसिपिटल, लैटिस कैपलाई, ट्रंक एक्सटेंशन, रोटेटर, हैमस्ट्रिंग, पाइरिफॉर्मिस, हिप फ्लेक्चर, पेक्टोरलिस मसल्स आल्सो इंक्लूडेड। ये सारी मसल्स भी इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट समझते हैं स्ट्रेंथनिंग। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे। क्या होगा, धीरे धीरे मसल्स पेशेंट को पेन होने की वजह से पेशेंट ने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, धीरे धीरे वहाँ पे मसल्स और ज़्यादा स्टिफ हो गई और कोई डिफॉर्मिटी या कॉन्टेक्चर डेवलप हो गया, और धीरे धीरे मसल्स की जो एट्रोफी हो गई, मसल्स वीक हो गई। अब उस मसल्स का हमारा क्या गोल है, हमें उस मसल्स को फिर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो स्ट्रेंथनिंग में क्या करेंगे, जितनी सारी उस एरिया के आसपास जो भी मसल्स होती हैं, इन्वॉल्व है मसल्स ग्रुप, उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे, जो कि हेल्प करेंगे हमें पोस्चर करेक्शन में। इससे क्या होता है, जब मसल्स हमारी एट्रोफी हो जाती है, वीक हो जाती है, तो हमारा पोस्चर जो है वो पोस्चर चेंज हो जाता है, तो हमें पोस्चर को भी करेक्ट करना होता है। पोस्चर करेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इसके लिए हम इनिशियली क्या कराते हैं, जब पेशेंट की स्टार्टिंग फेज़ होता है तो हम यहाँ पे आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं स्ट्रेंथिंग डेवलप करने के लिए। यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, आइसोटोनिक पहले क्या कराते हैं, आइसोमेट्रिक कराते हैं। यदि पेशेंट आइसोमेट्रिक कर पा रहा है तो हम आइसोटोनिक कराते हैं। तो इनिशियली हम क्या करा रहे हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रोनिक कंडीशंस हो गई है, इसलिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो कि विदाउट वेट, मीन्स कोई भी आपको वेट कप का यूज़ नहीं करना है, तब कराएंगे। एंड देन जब पेशेंट ठीक होने लगता है धीरे धीरे, तो उसमें कुछ प्रोग्रेशन कर देते हैं, वेट ले लेते हैं, डम्बल्स हो गया, वेट कप हो गया, देन थेराबेंड, तो इनका यूज़ करेंगे। इनिशियली हम विदाउट वेट के हम एक्सरसाइज कराएंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेशन कराते जाएंगे और डम्बल्स वेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ मसल सच एज शोल्डर रिट्रैक्टर, हिप एक्सटेंसर, एडक्टर, बैक एक्सटेंसर, डीप नेक फ्लेक्सर, एब्डोमिनल्स, स्टैपलर स्टेबल आर स्ट्रेंथनिंग। तो ये सारी मसल्स को आपको ऐसे ही स्ट्रेंथनिंग करनी है वेट कप के साथ या कुछ डंबल्स के साथ। सेट करेंगे, 2 सेट रहेंगे। सेट में हमेशा आपको रखना, एक सेट होता है 10 रिपीटिशन का, तो 2 सेट है मीन्स 20 रिपीटिशंस होंगे और एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा 5 टू 10 मिनट्स का, जिसमें कि आपको पर डे पर सेशन में आपको एक्सरसाइज पेशेंट को करानी है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथनिंग के लिए आप करा सकते हैं मेजर कुछ इंप्रूव मसल्स पावर को इंप्रूव करने के लिए क्या कराएंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, पीआरडी कराएंगे, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे यदि एक्टिव नहीं कर पा रहा है तो, कहाँ की, स्पाइन की, हिप की एंड अदर जॉइंट जो कि मसल्स पावर को इंप्रूव कर, जो कि हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ अ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी या पुल थेरेपी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं किसी भी मूवमेंट को ईजिली परफॉर्म करने में। ओके, तो पेशेंट का मसल स्टिफ हो जाती है तो हम वाटर में थेरेपी देते हैं, जिसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। पेन को कम करते हैं, स्पैज़म को कम करता है, जो भी मसल्स वीक हो रखी है उसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, बैलेंस को इंप्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर को इंप्रूव करता है। तो हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। पुल थेरेपी जो कि एक बहुत अच्छा मीन्स मॉडलिटी है जो कि हमारे पेशेंट को ट्रीट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज एंडोरेंस, मसल्स पावर, मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स एंड्योरेंस, आपको तीनों पे भी वर्क करना होगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से पेशेंट जो है वो एट्रोपी की कंडीशंस में है, मसल्स बेस्ड बास्टिंग की कंडीशंस में है, इसलिए आपको एंड्योरेंस, पावर, स्ट्रेंथिंग पे तीनों पे ही काम करना होगा पेशेंट के। तो डिपेंड करता है कि केस क्या है, कितने टाइम से पेशेंट कितना क्रोनिक कंडीशंस है। ओके, तो एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए हमेशा क्या कराते हैं, हम एरोबिक एक्सरसाइज कराते हैं, लाइक जैसे वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, मीन्स जिसमें बहुत कम पावर का मीन्स कम एनर्जी एक्सपेंड हो रही है और धीरे-धीरे हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं, तो वो हमारे एंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है। लाइक जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, बाइसिकलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, ये सब क्या है, इसमें कम लोड के साथ आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे 10 मिनट्स के लिए एवरी डे आपको 10 मिनट्स करना ही करना है हर एक सेशन में। नेक्स्ट इज़ अ बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग यदि नीड है पेशेंट को बैलेंस की, तो आपको बैलेंस ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो बैलेंस ट्रेनिंग में आप क्या करेंगे, स्टैटिक बैलेंस ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि सिंगल लेग स्टैंडिंग, टैंडम लेग स्टैंडिंग, सिट टू स्टैंड, ये सारी एक्टिविटी आप पेशेंट को कराएंगे। यदि प्रोग्रेशन कराना है धीरे धीरे, आप अभी धीरे धीरे प्रोग्रेशन कराना है तो आप क्या करेंगे, स्टेबल टू अनस्टेबल सर्फेस एंड पर्टर्वेशन देंगे। पर्टर्वेशन में क्या होता है, पेशेंट को बोलना है कि आई क्लोज करनी है और साइड से थोड़ा सा पेशेंट आई क्लोज के बाद थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को थोड़ा सा पुश करेगा। यदि पेशेंट गिर जा रहा है तो मीन्स वो अभी तक बैलेंस उसका करेक्ट नहीं हुआ है। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम पर्टर्वेशन भी एक्सरसाइज कराते हैं। उसके बाद स्टैटिक के बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, प्रोग्रेशन करते जाएंगे। यदि पेशेंट कर पाए तो धीरे धीरे हम प्रोग्रेशन करते हैं अपनी एक्सरसाइज में। तो पहले हमने स्टैटिक कराया, देन उसके बाद डायनेमिक एक्सरसाइज कराएंगे। डायनेमिक बैलेंस ट्रेनिंग, टैंडम वॉकिंग, साइड वॉकिंग, बैक वॉकिंग, क्रॉस वॉकिंग एंड अदर बहुत सारी ऐसी बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती हैं जो कि हम परफॉर्म कराते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, कि पेशेंट कितना कर पा रहा है, कितना उसने अपने साइड से एफर्ट लगा रहा है। लास्ट जो है कि हम जो काम करेंगे पेशेंट के पोस्चर एटीट्यूड पे भी काम करेंगे, क्योंकि पोस्चर क्या होता है, फॉल्टी पोस्चर हो जाता है धीरे धीरे पेन की वजह से, स्टिफनेस की वजह से, तो हमें पोस्चर को भी करेक्ट करना है। तो पोस्चर को करेक्ट करने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइज होती है, कुछ पेशेंट को आप एडवाइस दे सकते हैं, लाइक चिन शुड बी टक, चिन को टक करना है और ये दिन में आपको करना है, पेशेंट को सजेस्ट करना है। रिपीटेड प्रोन लाइन टू प्रिवेंट हिप फ्लेक्शन कॉन्टेक्चर, हिप हाइपर एक्सटेंशन इन प्रोन, आइसोमेट्रिक शोल्डर ब्रेसिंग आर यूजफुल, sleep on firm mattress, avoid using of spinal support for a long time, avoid prolonged bed rest, swimming is encouraged, particularly front crawl and breaststroking swimming, ग्रुप ट्रीटमेंट इन अ जिम्नेशियम एंड पूल थेरेपी। ओके, तो ये सारे आपको पोस्चर एटीट्यूड के लिए पेशेंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को आपको डेली ही एक्सरसाइज ही करानी है और कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो और आपको होम एडवाइस भी देनी है। जैसे कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई, स्टेबलाइजेशन ऑफ टंग एक्सरसाइज हो गई, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, लोअर टंग रोटेशन, कोबरा टिप, hamstring stretch, gluteal stretch, adductor, isometric, knee bender, back kick, heel to toe stretch, heel press, forearm press। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है अभी आप आगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेग लिफ्ट है, हील प्रेस है, हिप स्ट्रेच है, नी बेंडर है, यहाँ पे हील टू टो स्ट्रेच है एंड ये हमारी स्ट्रेटजी टू द नी। तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को आपको बतानी कि कैसे करनी है। यहाँ पे कैट कैमल, कोबरा पोज, ओके, ब्रीजिंग एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सीधा स्ट्रेच कर रही होती है हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट पे। ओके, तो ये सारी एक्सरसाइज हैं जो पेशेंट को आपको सजेस्ट करनी है। कैट कैमल एक्सरसाइज है ये, वन लेग रेजिंग। ओके, ये सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको सबको ध्यान से देखना है
कि आपको कैसे एक्सरसाइज करानी है, एंड देन उसके बाद पेशेंट को आपको सजेस्ट करना है कि डेली ही ये एक्सरसाइज करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। डे 3 में हम आपके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशंस लेके आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। बाय बाय।